शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इकरा अल्ताफ़ कराची से शेयर कर रही हैं। इकरा कहती हैं, आज आपके साथ अपनी और अपने भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है, कोविड से पहले की बात है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनवाइट किया हुआ था डिनर पर, तो मैं उनकी तरफ गई तो मेरा छोटा भाई है जिसकी एज 17 ईयर्स है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा कि मुझे मोबाइल चेंज करना है, कोई भी मेरे साथ नहीं आ रहा तो अभी आप मेरे साथ चलो। जब उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, फ़ोर्सफुली कहा, उसने कहा कि 15 मिनट लगेंगे, हम लोग मोबाइल लेकर आ जाएंगे। मैंने उससे कहा ठीक है। मैं और भाई हम लोग डिफेंस से निकले, सदर गए, वहाँ पर मोबाइल मार्केट से हम लोग मोबाइल्स देखने लग गए। उसको यूज्ड में मोबाइल चाहिए था, तो हम लोग 9 बजे निकले। मोबाइल ढूंढते ढूंढते हम लोगों को पौने 11 बजे का टाइम हो गया। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मोबाइल मिला। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, घर से बार बार कॉल्स आ रही थी। मेरा भाई जो था उसने घबराहट में जब बाइक वापस घर की तरफ किया तो वो रास्ता भूल गया। गलती से हम लोग कारसाज रोड पर आ गए। न्यू कारसाज रोड पर हम लोगों ने सफ़र शुरू कर दिया। अब कारसाज रोड के बारे में हर कोई जानता है, जो भी कराची में रहते हैं या जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत से लोग कारसाज रोड के बारे में सुन चुके हैं और जानते भी हैं कि वो जगह बहुत ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड है। वहाँ पर रात के टाइम कोई भी बाइक वाला या कोई भी रिक्शा वहाँ पर नहीं रुकता और ना ही वहाँ पर रात के टाइम ट्रैफिक होती है। जैसे ही हम लोग कारसाज रोड पर आए, अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उस तरफ से हम लोगों को अपने जाना था, जिस जगह से हम लोग आए थे अपने टाउन में जाना था। तो अभी हम लोग कारसाज रोड पर ही थे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बाइक को जैसे कोई अंकल हैं और वो बाइक को बैठकर ठीक कर रहे हैं। मेरे भाई ने उन अंकल के पास बाइक रोकी और उनसे ये कहा कि अंकल हमें इम्तियाज़ जाना है, तो कायमाबाद के पास हम लोग किस तरफ से जाएं। तो वो जो अंकल थे उनका ये कहना था, आप लोग मेरे साथ चलो, मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, मेरा बाइक ख़राब था, तो आप लोग मेरे साथ साथ चलो, मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। जैसे ही मेरे भाई ने उन अंकल से ये कहा कि ठीक है आप चलें, वो जो अंकल थे अपने बाइक पर बैठे, उनका बाइक स्टार्ट हो गया, उन्होंने बाइक चलाना शुरू कर दिया। अब मेरा भाई उनके पीछे था। भाई की नज़र बाइक चलाते चलाते जब उन अंकल के पाँव पर पड़ी, अभी हम लोग कारसाज रोड पर ही थे, तो उनके जो पैर थे वो उल्टे थे और उनके पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल थे। मेरे भाई ने चीखना शुरू कर दिया और ये कहा कि आप ही ये कोई इंसान नहीं है। उस वक्त तो मुझे इसकी समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं। भाई ने तेज़ी से जैसे उन अंकल को क्रॉस किया, मैंने पीछे पलट कर देखा तो उनका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उनकी आंखें चमक रही थी, इस तरह से स्पार्क कर रही थी जिस तरह से किसी जानवर की आंखें होती हैं, और दांत भी बहुत ज़्यादा लंबे थे और वो बहुत ज़्यादा डरावनी अंदाज में हंस रहे थे। हम दोनों बहन भाई इतना घबरा गए कि हम लोगों की उस घबराहट में हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग जाकर एक रिक्शे में जाकर, भाई का बाइक लगा, हम लोग वहीं पर गिरे और बेहोश हो गए। जब हम लोगों की आंख खुली तो उस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में थे। जो रिक्शा ड्राइवर था वो एक पठान था, उसने हमारी मदद की, हम लोगों को हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ से हम लोगों के मोबाइल के ज़रिए उन्होंने कांटेक्ट करके हम लोगों के घर वालों को बताया, तो फिर हम लोग घर वापस आए। कभी भी हम लोग ये बात नहीं भूल सकते। आज भी कभी हम लोगों को ये बात याद आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये एक स्टोरी थी जो इकरा अल्ताफ़ ने शेयर की। बहुत शुक्रिया इकरा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा सुहेल शेयर करी है इंडिया से। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ एक लड़के जिसका नेम राजू था, उसकी एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहती हूँ। राजू जो था बहुत ही स्मार्ट सा एक लड़का था। पहलवानी में वो उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था पहलवानी करने का। उसके घर वाले उसको बार बार ये कहते थे कि तुम कोई और काम करो, ये तुम किस काम में लगे हुए हो, तुम्हारी शादी करनी है, तुम कुछ भी कमाते नहीं हो, तो तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें अर्निंग हो सके। लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनता था। यूपी में वो रहता था।
उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। जैसे ही राजू की शादी हुई तो उसको एहसास हुआ कि जब कोई घर में एक नया फैमिली मेम्बर ज़िंदगी में एंटर होता है तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, कितने अखराजात बढ़ जाते हैं, जबकि वो कोई भी काम काज नहीं किया करता था। फिर राजू ने अपने बड़े भाई से हेल्प मांगी। राजू का बड़ा भाई और भाभी उनसे अलग रहते थे। राजू ने अपने भाई से ये कहा कि मेरी मदद करो, मुझे कोई कारोबार करना है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। तो राजू के बड़े भाई ने उसको 8 लाख रुपए उधार पर दे दिए और ये कहा कि जब तुम अर्निंग करने लग जाओगे तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। जिस पर राजू ने ये कहा कि ठीक है, मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। राजू ने एक उससे फैब्रिक का काम स्टार्ट किया, एक फैक्ट्री लगाई, उसको उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। देखते ही देखते कुछ ही अरसे में राजू जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और उसे अपने भाई के पैसे भी वापस लौटा दिए। एक बहुत अच्छी जगह पर उसने ज़मीन खरीद कर वहाँ पर बहुत खूबसूरत अपना घर बनाया और बहुत खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। चंद ही दिनों में राजू की हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब हो गईं। वो नशे की हालत में धुंध सड़क के किनारे पर गिरा हुआ होता था और उसको इलाके के लोग उठाकर घर लेकर आते थे। उसके माँ बाप उसको ये समझाते थे कि तुम ये जो नशा करने लगे हो ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, इसको छोड़ दो। लेकिन वो अपनी सेंसेस में ही नहीं था। वो सारा दिन नशे की हालत में कभी किसी जगह पर गिरा रहता था तो कभी किसी जगह पर। एक दिन ऐसा हुआ, राजू को ब्लड वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर्स की जितनी भी मेडिसिन होती थी उससे उसकी हालत ठीक नहीं होती थी, वो और ज़्यादा बीमार होने लग गया। राजू के कुछ दोस्त उसके साथ पहलवानी किया करते थे। वो लोग एक दिन राजू से मिलने आए। जैसे वो आए, राजू की हालत देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये कहने लगे कि इसको क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक था, 6 माह के अंदर अंदर इसकी हालत क्या हो गई है। उसके घर वालों ने सारी बात बताई कि ये नशा नहीं छोड़ता, जितना कुछ कमा रहा है आजकल सब कुछ उधर ही लगा रहा है। उसके एक दोस्त ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कोई डॉक्टरी मसला है, इसके ऊपर कोई जादू करवा रहा है, इसकी जो हालत हो गई है, आप इसका चेहरा देखें, इसका जिस्म देखें, ये पहले तो ऐसा नहीं था। उसके घर वालों ने ये कहा, हमारे जहन में तो ये बात आई ही नहीं। राजू का वो जो दोस्त था उसने ये कहा कि मैं एक आमिल बाबा को जानता हूँ, राजू को लेकर उसके पास चलते हैं। जैसे ही राजू के वो तीनों दोस्त, राजू के वालिदैन उसको लेकर उन बाबा के पास पहुँचे, जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़कर बाबा के पास जाने लगे, भी आखिरी सीढ़ी पर थे तो बाबा ने चीखना शुरू कर दिया और ये कहा कि इसको अब मेरे पास लेकर आयो, जब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये अब नहीं बच सकता, अब वो इसको जान से मार देगा। ये कहने की देर थी, उसके घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया और बाबा की मिन्नतें करने लगे, हमारे बेटे को बचा लें। जिस पर बाबा ने ये कहा, सुबह 4 बजे मुझे आकर ले जाना, मैं अमल करूँगा, अगर ये बच सका तो मैं बचा लूँगा, मैं कोशिश करूँगा। और उसके दोस्तों को ये कहा कि 15 से 16 लड़कों का इंतज़ाम रखना क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन लोगों ने ऐसा ही किया। वो लोग वापस आ गए। राजू की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सारी रात वो लोग जागते रहे और उन लोगों ने 15 से 16 लड़कों का भी इंतज़ाम कर लिया था। 4 बजे का टाइम हुआ तो वो लोग राजू के लिए उन बाबा जी को लेने के लिए चले गए। जैसे ही बाबा को लेकर आए, बाबा जब उनके घर आए तो बाबा ने वहाँ पर एक दायरा बनाया और उसमें हिसार किया। उस हिसार में राजू को बिठा दिया और उस पर पढ़कर कुछ फूंक दिया और ये कहा, जो भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ेगा, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा ठीक है। अब वो जो लड़के थे लाइन के साथ दरवाजे के आगे खड़े कर दिए और घर का दरवाज़ा खोल दिया। तभी बाबा ने पढ़ाई करना शुरू की। जैसे ही बाबा ने पढ़ाई करना शुरू की तो वो लोग क्या देखते हैं कि एकदम से दरवाजे के अंदर उछलकर एक गुड्डा सा आया है, जैसे कोई पुतला होता है, वो आया है और वो जितने भी लड़के थे उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार चीख कर ये कह रहा था कि मैं राजू को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो जो बाबा थे पढ़ाई कर रहे थे, वो राख और पानी उस पुतले के ऊपर फेंकते थे कि किसी तरह से इसको कंट्रोल कर लें। जैसे ही बाबा ने पढ़ाई के ज़रिए उस पुतले को कंट्रोल किया, उसको पकड़ना चाहा, क्योंकि जितने भी लड़के उसको पकड़ने और रोकने की कोशिश कर रहे थे वो लड़कों को उठा उठा कर फुटबॉल की तरह दीवार पर मार रहा था। वो एक छोटा सा पुतला, वो गुड्डा जो था। खैर वो बाबा जी जो थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका ये कहना था कि मैं राजू की मौत हूँ, मैं इसको मार दूँगा,
मैं काले जादू का वो मवक्कल हूँ, वो जिन हूँ जिसको इस पर छोड़ा गया है कि इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना। 6 माह से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। बाबा ने ये पूछा कि जल्दी से बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। वो झूठ पर झूठ बोल रहा था। जब बाबा ने ये कहा कि तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा, जल्दी बताओ तुम्हें किसने भेजा है, उसने ये बताया कि मुझे राजू के भाई और भाभी ने भेजा है, क्योंकि वो इससे हसद करने लग गए थे। ये उनसे भी ज़्यादा अमीर हो गया था। तो लोगों ने ये कहा कि इसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दें। सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, सब लोग ये बातें सुन रहे थे। राजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ब्लड वॉमिटिंग्स कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बचेगा ही नहीं। तभी वो जो बाबा थे उन्होंने पढ़ाई की और एक छुरी के साथ वो जो गुड्डा उनके हाथ में था, पुतला जो था, उसकी गर्दन काट दी। जैसे उसकी गर्दन काटी, उसके अंदर से इस तरह से ब्लड बहने लग गया जिस तरह से किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो खून निकलता है। उसके अंदर से बहुत कुछ निकला। ब्लड के साथ साथ उस पुतले में से सुइयां और बहुत कुछ निकला। जैसे ही वो पुतला कटा और वो सारा कुछ बाहर निकला, राजू की हालत ठीक होने लग गई। फिर वो जो बाबा थे उन्होंने ये कहा कि इसकी जान बच गई है, वरना आज ये मवक्कल जो था, ये जिन जो था, इसको जाने नुकसान पहुंचा देता और ये मर जाता। फिर उन्होंने इसको कुछ तावीज़ दिए, तब जाकर वो ठीक हुआ। उसके घर वालों ने उसके भाई और भाभी के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद उन लोगों को ये न्यूज़ मिली कि जो काला जादू, जो मारने का जादू उसने अपने भाई पर किया था, वो उल्टा उस पर हो गया और वो और उसकी बीवी बहुत ज़्यादा इबरतनाक तरीके से मर गए थे। ये एक स्टोरी थी जो सीमा ने शेयर की। इसी तरह से सीमा कहती हैं, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये भी एक लड़के की ही कहानी है। वो लड़का जो था वो अक्सर जाकर एक पार्क में बैठा करता था, तो वहाँ पर उसके पास आकर एक लड़की बैठा करती थी। दिन ही दिनों में उन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई। वो जो लड़की थी उस लड़के से ये कहती थी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मेरा घर बाहर कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है और मैं यतीम खाने में रहती हूँ, तो मुझे कभी भी ना छोड़ना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। अब वो जो लड़का था, जब वो अपने घर गया तो उसने अपने पेरेंट्स से ये बात की कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, आप लोग मेरी उससे शादी कर दें। तो उसके घर वालों ने ये पूछा कि वो लड़की कौन है, उसकी ज़ात बरादरी क्या है, किस घराने से है। जिस पर उसका ये कहना था उसका कोई भी नहीं है, वो एक अकेली लड़की है, उसके माँ बाप नहीं हैं, वो यतीम खाने में रहती है। जिस पर उसके घर वालों ने ये कहा कि तुम पागल हो गए हो, इस तरह से हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता ना चले कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है। उसके घर वालों ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसकी शादी कहीं और तय कर दी और उसकी शादी कर दी। जैसे ही उस लड़के की शादी हुई, उसकी ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। उसकी ज़िंदगी एक अजाब बन के रह गई। कोई ना दिखने वाला वजूद उसको बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया। अगर वो बेड पर लेटा होता था तो वो उसको कोई नीचे गिरा देता था, कभी उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ते थे और कभी इस तरह से उसकी हालत होती थी कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता था और उसको पकड़ लेता था। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाता था। वो इकलौता था, अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताता था, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर वाले परेशान ना हो जाएं। एक दिन अपने दोस्त से मिला और अपने दोस्त को ये कहने लगा कि मेरी मदद करो, जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हो गई है, कोई ना दिखने वाला वजूद मुझे बहुत ज़्यादा सताता है। जिस पर उसके दोस्त ने ये कहा कि तुम्हारे साथ ये सब कब से हो रहा है। तो उसने अपने दोस्त को ये सारी बात बताई, जब से मेरी शादी हुई है मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं शादी किसी और लड़की से करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने उससे मेरी शादी नहीं की। उसके दोस्त ने ये कहा, तुम किस लड़की से शादी करना चाहते थे और वो कौन थी, क्या तुम्हें उसके घर का पता था। जिस पर उसने ये कहा कि नहीं, वो मुझे पार्क में मिलती थी, उसने मुझे कभी भी अपना घर नहीं बताया, ना ही कभी अपने घर लेकर गई थी। बस वो पार्क में आती थी, जब भी मैं जाता था वो वहाँ पर आ जाती थी और फिर वहीं से वो चली भी जाया करती थी। जिस पर उसके दोस्त ने ये कहा कि ये कोई लड़की नहीं थी, मुझे तो ये मामला कोई और लगता है, ये कोई और मखलूक थी जो अब तुम्हें तंग कर रही है। चलो हम झोंपड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं। इस तरह से वो दोनों दोस्त जो थे झोंपड़ी वाले बाबा के पास चले गए। जैसे ही सुनील ने झोंपड़ी वाले बाबा को जाकर आवाज़ दी, झोंपड़ी वाले बाबा जब अपनी झोंपड़ी से बाहर निकले, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और ये कहा कि मेरी झोंपड़ी से दूर रहो, तुम्हारे सर के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डरावनी चुड़ैल सवार है जो तुम्हारे कंधों पर बैठी हुई है, पीछे हट जाओ, मेरी झोंपड़ी के पास मत आना। अब वो और उसका दोस्त सुनील और उसका दोस्त वहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे कि बाबा क्या कह रहे हैं। तभी बाबा अपनी झोंपड़ी में वापस गए और वहाँ से एक शीशा उठाकर लाए और जब मिरर उनकी तरफ किया
तो उसके दोस्त ने देखा सुनील के कंधों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डरावनी चेहरे वाली कोई चुड़ैल बैठी हुई थी। वो वही लड़की थी जो उसको पार्क में मिलने आती थी। उसका दोस्त वहीं से भाग गया और वो जो सुनील था वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। फिर वो जो बाबा थे उन्होंने अपने अमल के ज़रिए उसकी जान बचाई और उस चुड़ैल से उसको और सुनील को बचा लिया। ये 2 स्टोरीज़ थी जो सीमा सोहेल ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मरियम खान शेयर कर रही है। मरियम कहती हैं, आज आपके साथ हम लोगों के एक अंकल हैं, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों के वो जो अंकल हैं वो भी कराची में ही रहते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो जो रात के टाइम अपनी गाड़ी से कारसाज रोड से गुजर रहे थे। जैसे ही अंकल कारसाज रोड पर आए तो अंकल कहते हैं, अभी मैं उसके दरमियान में ही था, कारसाज रोड से गुजर रहा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, ना कोई इंसान, ना ही किसी का नामो निशान। तभी मेरी गाड़ी बिल्कुल कारसाज रोड के दरमियान में बंद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से मेरी गाड़ी को क्या हो गया है। तभी मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला और जाकर गाड़ी को खोलकर इंजन देखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मुझे पानी चाहिए था। मैं अपनी गाड़ी में वापस आया और मैंने बैक सीट से बॉटल उठाई और वो पानी की जो बॉटल थी वो खाली थी। अब मुझे गाड़ी में डालने के लिए पानी चाहिए था। मैं इधर उधर देखने लग गया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पर किसी जगह पर कोई हैंड पंप या कोई टैप है या नहीं। तभी मैं इधर उधर पानी की तलाश में फिरने लग गया। जैसे मैं अपनी गाड़ी से थोड़ा दूर गया तो मैं क्या देखता हूँ, कारसाज रोड पर ही 2 औरतें चलती हुई आ रही हैं। उन औरतों ने स्याह कलर का बुर्का पहना हुआ था। जैसे वो औरतें मेरी करीब आई, मैंने उनसे ये जाकर कहा कि मेरी मदद करें, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, क्या यहाँ पर किसी जगह पर भी कोई हैंड पंप या कोई टैप लगी हुई है, मुझे पानी चाहिए। अभी अंकल ने उनसे ये बात की ही थी, उन औरतों ने बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया और अंकल को अपना चेहरा दिखाया। जब उन औरतों ने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने थे। अंकल ने जब उनके चेहरे देखे, अंकल चीखें मारते हुए वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागे। अल्लाह का नाम लिया, गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे कैसे करके अंकल ने वहाँ से गाड़ी भगाई और वो जो 2 औरतें थी डरावने चेहरे वाली, उन औरतों को भी अंकल क्रॉस कर गए। वो जो औरतें थी डरावनी आवाज़ें निकालकर उनके पीछे भागने लग गईं। जैसे कैसे करके अंकल हम लोगों के घर पहुँचे। बहुत ज़्यादा रात का टाइम था। हम लोगों की डोरबेल बजी तो बाबा ने जाकर दरवाज़ा खोला। वो पहले परेशान हो गई कि इतनी रात को कौन हो सकता है। जब देखा तो अंकल थे। अंकल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जैसे हम लोगों के घर के अंदर आए, इससे पहले कुछ बताते वो बेहोश हो गए। हम सब घर वाले जाग गए। बहुत मुश्किल के साथ बहुत देर के बाद अंकल को होश आया तो अंकल ने सारी बात बताई कि कारसाज रोड से मैं आ रहा था तो मेरे साथ ये वाक़या हुआ, ये हादसा हुआ। फिर मेरे बाबा जो थे वो सुबह अंकल को लेकर एक इमाम साहब थे उनके पास गए। जब उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि कारसाज रोड पर एक बहुत ज़्यादा डरावनी चुड़ैल का बसेरा है और वो जो चुड़ैल है वो वहाँ पर फिरती है और अपना आप ज़ाहिर करती है। जो भी रात के टाइम वहाँ से गुज़रता है वो उस इंसान को नुकसान पहुँचाती है। अंकल बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। दोबारा कभी भी अंकल रात के टाइम कारसाज रोड की तरफ नहीं गए। ये एक स्टोरी थी जो मरियम खान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी प्रियंका नाइक इंडिया से शेयर कर रही हैं। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ एक शख्स की कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिसने एक स्टोरी वेबसाइट है, वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी के ऐसे नाकाबिल फरामोश हॉरर स्टोरीज़ शेयर करते हैं। वो बताता है, उसका नेम शम्स था। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था हॉरर स्टोरीज़ लिखने का। वो हॉरर स्टोरी राइटर था। वो कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से हॉरर स्टोरीज़ लिख रहा था। एक रात की बात है, मेरे घर वाले घर से बाहर गए हुए थे, मैं घर में अकेला था। सर्दियों का मौसम था तो मैं अपने कमरे में बैठकर रात के टाइम हॉरर स्टोरी, एक खौफनाक कहानी लिख रहा था। तभी एकदम से मेरा जो रूम था उसके दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं उठा और मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई भी नहीं था। मैंने ये भी नहीं गौर किया कि घर में तो मेरे सिवा कोई है भी नहीं, तो फिर ये दरवाज़े पर दस्तक किसने दी है। मैं फिर आकर स्टोरी लिखने लग गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, दोबारा से 2 बार मेरे कमरे के दरवाजे पर नॉकिंग होने लग गई। मैं फिर उठा और पूछा कि बाहर कौन है। तभी एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं तो घर में अकेला हूँ। अगर कोई फैमिली मेम्बर होता, उन्होंने घर आना होता तो मुझे कॉल करते, मोबाइल पर कांटेक्ट करते मेरे साथ कि गेट खोलो। गेट बंद है, फिर ये अंदर कौन आया है। यहाँ तक कि अपना वहम दूर करने के लिए वो गेट तक भी गया और गेट खोलकर देखा बाहर भी कोई नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया।
जैसे ही कमरे में वापस आया, अपने कमरे को लॉक कर लिया और आकर अपने बेड पर बैठ गया और ये सोचने लग गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी वो दोबारा से स्टोरी लिखने लगा तो उसके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मुसलसल दस्तक शुरू हो गई और बार बार उसको कोई ये कह रहा था कि ये कहानी लिखना छोड़ दो, हम लोग तुम्हारे इर्द गिर्द ही हैं, वरना हम लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। उसने वहीं पर वो कहानी लिखनी बंद कर दी और उसके बाद जब उसके घर वाले आए तो उसने ये बात अपने घर वालों को बताई, जिस पर उसके घर वालों का ये कहना था हो सकता है कि इस घर में या यहाँ से कोई गैर मरी मखलूक गुजर रही हो तो उन्होंने तुम पर अपना आप जाहिर किया हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस जगह पर जिन्नात के बारे में बातें हो रही हों अगर वो वहाँ से गुजरें तो वो अपना आप जाहिर कर देते हैं। तुम अकेले थे, इस वजह से वो जो जिन्नात थे उन्होंने तुम्हें रोक दिया, शायद वो तुम्हें नुकसान दे देते। वो शख्स कहता है इस चीज़ का मेरे जहन पर ऐसा गहरा असर हुआ कि मैंने दोबारा स्टोरीज़ लिखना ही छोड़ दी। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका नाइक ने इंडिया से शेयर की। इसी तरह से प्रियंका कहती हैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये स्टोरी भी वहीं पर उसी वेबसाइट पर ये स्टोरी थी। वो लड़का जो था अपने पेरेंट्स के साथ एक गांव में रहता था और उस गांव में आम का एक बहुत बड़ा बागीचा था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि उस आम के बागीचे की रखवाली एक जिन्नात का जोड़ा करता है। उस लड़के ने ये सोचा, अपने दिल में एक ख्याल उसके पैदा हुआ कि क्यों ना जाकर मैं इस बात का सच पता करता हूँ कि क्या वाकया उस आम के बागीचे में जिन्नात का जोड़ा रहता है या उसकी रखवाली करता है। वो अपने घर वालों को बिना बताए आम के बागीचे की तरफ चला गया। अब आम के बागीचे की जो चार दीवारी थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। उसने जैसे कैसे करके उस चार दीवारी को फलांग कर, उस दीवार को फलांग कर वो आम के बागीचे के अंदर आया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आम के दरख्त थे। वो एक दरख्त के पास गया और वहाँ पर लगे आम तोड़ने लगा। जैसे उसने आम तोड़ने शुरू किए उसको किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। जब उसने गौर किया तो उसी आम के बागीचे के पीछे एक बुज़ुर्ग बाबा जी बैठे हुए थे। जब उसने जाकर देखा तो वो बाबा बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे। उन्होंने उसको इशारा किया कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ और बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो जो लड़का था वो समझ गया कि ये जो दीवार मैं फलांग कर आया हूँ इसके अंदर आना तो नामुमकिन है। कहीं ये वही जिन्नात तो नहीं है जो इस बागीचे की रखवाली करते हैं। शायद ये मुझे यहाँ से जाने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते तो दीवार कैसे फलांग सकते हैं। तभी उसने वो आम वहीं पर फेंके और दीवार की तरफ भागा। वो कहता है कि जैसे ही मैं दीवार के ऊपर गया और पीछे उतर कर देखने लगा, अभी मैं नीचे नहीं उतरा तो मैंने देखा वो जो बाबा जी थे वो वहाँ से गायब हो चुके थे। वो डरता हुआ अपने घर आया और आकर ये बात अपने घर वालों को बताई। उसके घर वालों ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा और ये कहा कि तुम उस जगह पर क्यों गए थे। वो जगह मशहूर है कि उस बागीचे की, आम के उस बागीचे की रखवाली जो थी वो जिन्नात का एक जोड़ा करते थे और वहाँ पर वो इसी रूप में रहते थे। वो जो जिन्नात थे उस बागीचे की चार दीवारी के बाहर बहुत अच्छे आम गाँव वालों के लिए रख दिया करते थे और उस बागीचे के अंदर कभी भी किसी को नहीं आने देते थे। ये एक स्टोरी थी, ये दो स्टोरीज थी जो प्रियंका नाइक ने शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सिंड्रेला शेयर कर रही हैं। सिंड्रेला कहती हैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे बाबा ने शेयर की है। ये तब की बात है जब मेरे बाबा की उम्र 14 ईयर्स थी। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों के जो मेरे बाबा के बाबा थे, मेरे दादा अबू के पास कुछ मेहमान आए हुए थे, तो बाबा भी इनके साथ बैठे हुए थे। बातों बातों में जिन्नात का किस्सा शुरू हो गया। तो बाबा के जो दादा अबू के जो दोस्त थे उनका ये कहना था कि आज आपको एक सच्चा वाक़या बताते हैं। बदीन सिटी से आगे अगर जाते हैं तो वहाँ पर राजस्थान है, रेगिस्तान का इलाका है। तो वो कहते हैं कि हम लोग एक गांव से एक भैंस ख़रीद कर आ रहे थे। वो जो भैंस थी बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी और बहुत ज़्यादा ताकतवर वो भैंस थी। मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग भैंस को ख़रीद कर उस रेगिस्तानी इलाके से गुज़र रहे थे। उस दौर में सवारी नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर सफ़र पैदल ही करना पड़ता था। अब जब वो लोग उस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे, उस रेगिस्तान के इलाके को क्रॉस कर रहे थे, उन लोगों के पास लालटेन होती थी। वो लोग कहते हैं चलते चलते हम लोगों को रात हो गई और हम लोग एक वीराने में थे, एक रेगिस्तान में थे। हम लोगों को बहुत सख्त प्यास भी लगी हुई थी और बहुत सख्त भूख भी लगी हुई थी। हम दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं गांव कब पहुंचेंगे, आबादी कब शुरू होगी कि हम लोग पानी पी सकें या कुछ खा सकें। तभी एकदम से हम लोगों को कुछ शोर सुनाई देने लग गया। जब हम लोगों ने गौर करना चाहा तो जिस रास्ते पर हम लोग जा रहे थे उसके बिल्कुल सामने टेंट लगे हुए थे।
ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी की शादी हो रही है। एक शादी का समा था। वहाँ पर ढोल बजने की आवाज़ें आ रही थीं, खाने की खुशबू फ़िज़ा में महक रही थी। जैसे ही ये लोग अपनी भैंस को लेकर वो जो टेंट थे उनके करीब पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग राहगीर हैं, यहाँ से गुज़र रहे हैं, हम लोगों को बहुत सख्त प्यास लगी है, हमारी मदद करें, हमें थोड़ा सा पानी पिला दें। तो उन लोगों का ये कहना था कि सिर्फ पानी नहीं, आप लोग खाना भी खा कर जाएँ, यहाँ पर शादी की तकरीब चल रही है, आप लोग गुज़र तो रहे हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं। उन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कहा कि आप लोग खाना खा कर जाएँ। उन लोगों ने अपनी भैंस को बाहर बांध दिया और वहाँ पर टेंट्स के अंदर जाकर जब उन लोगों ने देखा तो वो बहुत खूबसूरत एक महफिल थी। बहुत अच्छे से उन लोगों ने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। वो लोग एक टेबल पर बैठ गए। अब वो जो लोग थे जिन्होंने उनको दावत दी थी, उन लोगों के जो कद थे काफ़ी ज़्यादा दराज थे और वो लोग पलक भी नहीं झपक रहे थे। उन लोगों ने उनको खाना पेश किया। उन लोगों ने जब खाना खाया तो वो बहुत ज़्यादा लजीज़ खाना था। वो आपस में बातें करने लगे कि इतना लजीज़ खाना हमने कभी भी नहीं खाया। तभी उन लोगों में से एक शख्स बोला, ये खाना यहाँ का नहीं है। वो दोनों दोस्त एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग गए। काफ़ी देर गुजर गई उन लोगों को वहाँ पर बैठे। वो लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार थे और उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर दूल्हा दुल्हन भी आ गए हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तभी उन दोनों दोस्तों ने ये कहा कि रात काफ़ी हो गई है, हमें अब इजाज़त दें, हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। वो कहते हैं जैसे ही हम लोग टेंट से बाहर आए वो हम लोगों को छोड़ने आए। हम लोगों ने अपनी भैंस खोली और हम लोग वहाँ से चलने लगे। अभी चंद कदम ही हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने ये कहा कि इतनी जल्दी शादी कैसे ख़त्म हो सकती है, ये सारा शोर शराबा, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। अभी हम चंद कदम ही बढ़े थे, पीछे पलट कर देखा तो ना वहाँ पर कोई टेंट था और ना ही वहाँ पर कोई शादी। वो सब कुछ गायब हो चुका था। वो गाँव के लोग थे, दलेर थे, बहादुर थे, समझ गए कि ये जन्नत का कोई किस्सा था। वो लोग वापस आए। उन लोगों ने ये बात सबके साथ शेयर की। ये बात हम लोगों के बाबा ने हमें सुनाई, जो उनके बाबा के दोस्तों ने यानी दादाजी के दोस्तों ने उनके साथ शेयर की थी। ये कहानी थी जो सैंड्रिला ने शेयर की। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ एक लड़के की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो बताता है कि मैं USA में रहता था। बचपन में ही मेरे वालिदैन की डेथ होगी एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे पालना शुरू कर दिया। मेरे दादाजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे दादा ने मुझे दूर एक पहाड़ी इलाके में एक बोर्डिंग स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। जब मैं वहाँ पर गया तो जो प्रिंसिपल थे वो दादाजी के दोस्त थे। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया और ये कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसका हर तरह से ख्याल रखेंगे। दादाजी ने मुझे वहीं पर छोड़ा, सी ऑफ करके वापस आ गए। कुछ दिन तो मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे वहाँ पर कुछ लड़के दोस्त बन गए। वो मेरे रूममेट्स भी थे। एक दफ़ा हम लोग जैसे अपनी क्लास से फ्री होकर निकले तो हम लोगों के बोर्डिंग स्कूल के साथ ही एक कब्रिस्तान हुआ करता था। शाम हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि आओ इस कब्रिस्तान को देखते हैं। मेरे दोस्तों ने ये कहा कि शाम हो गई है, जितनी जल्दी होता है यहाँ से वापस चलो, यहाँ पर रुकना मना है। लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई वजह नहीं बताई। वो लोग मुझे अपने साथ लेकर रूम में आ गए। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर देखूं उस कब्रिस्तान में ऐसा क्या है तो वो बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल के साथ ही, फिर ये लोग वहाँ पर जाने क्यों नहीं देते। मैं फ़ौरन से बाहर निकला, उन लोगों को मैंने पता नहीं लगने दिया और कब्रिस्तान के अंदर चला गया। जैसे मैं कब्रिस्तान के अंदर गया, मैंने वहाँ पर एक कब्र के पास एक औरत को खड़े देखा। उस औरत का कद बहुत ज़्यादा दराज था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसके हाथों पर खून लगा हुआ था और वो मेरी तरफ इस तरह से बढ़ रही थी जैसे मुझे जान से मार देगी और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ भी निकाल रही थी। उसको देखने की देर थी कि मैं वहाँ से फ़ौरन भागा और अपने कमरे में पहुँचा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे दोस्तों ने जब मुझे देखा वो समझ गए और उन्होंने पूछा कि क्या तुम कब्रिस्तान गए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरे दोस्तों का ये कहना था कि जब से हम लोग इस बोर्डिंग स्कूल में आए हैं हमें इस बात का पता चला है कि यहाँ पर 18-19 साल पहले किसी औरत का मर्डर हुआ था इस कब्रिस्तान में। उसके बाद यहाँ पर एक डरावने चेहरे वाली औरत फिरती है। जब भी रात होती है अगर वहाँ पर कोई जाए तो उसको जाने नुकसान पहुँचा देती है। उसके बाद जब तक मैं उस बोर्डिंग स्कूल में रहा कभी भी उस तरफ नहीं गया। रात के टाइम कभी कभार वहाँ से चीखने की आवाज़ें आया करती थी। फिर जब मेरा बोर्डिंग स्कूल ख़त्म हुआ तो दादाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं किसी और सिटी में शिफ्ट हो गया अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए।
ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinville57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरी सिस्टर का चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल है, हॉरर स्टोरी चैनल है, उनको जाकर ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें उनके चैनल को। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 को भी सब्सक्राइब करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।